दोस्तों, सिविल जून क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज एसआई का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसका 40 क्वेश्चन जो जीएस का आता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग बाकी का जो 3 है, रीजनिंग है, हिंदी है, ठीक है, मैथ है, उसमें तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन जीएस में बहुत से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका जीएस में नंबर अच्छा नहीं आ रहा है। जैसे जीएस में 40 सही कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें 20 सही हो रहा है, 18 सही हो रहा है, 17 सही हो रहा है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि स्कोर जो है वो 100 के नीचे चला जा रहा है, 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, 97 आ रहा है। जबकि आपको पता है सीटें बहुत कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जब तक, मेरा मानना है कि जब तक 30 के ऊपर स्कोर नहीं होगा जीएस में, तब तक आप 115-120 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 160 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 400 नंबर का होता है। तो हम लोग क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को पहुंचना है 120 प्लस, 120 प्लस से ऊपर ही रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 150 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो भी 110 के ऊपर सही किया था वो बिल्कुल सेफ था, बाद में उसका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। इसी तरह मेरा मानना है, अभी हम लोग पेपर देखे नहीं कि पेपर कैसा आएगा, ये पेपर के नेचर पे डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा है, मुश्किल है या आसान है, मॉडरेट है। तो ये डिपेंड उस वक्त करेगा कि स्कोर कितना सेफ रहेगा। लेकिन अभी जब तक हम लोग नहीं देखे हैं, तो अगर 21 को ही हम लोग बेस मान के चलें तो मेरा मानना है कि 120 के ऊपर सही करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हम सोचे हैं कि जितना पेपर हुआ है 2021 में, उसमें जो भी जीएस आया था उसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करें और उससे रिलेटेड कई चीज़ें आपको हम बताएं। अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो इसको हम लोग कंटिन्यू किया जाएगा। तो आगे आपका जो जीएस होगा, जो पेपर में जो जीएस आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का मतलब क्या हुआ। इसको हम लोग आम बोलचाल में नीति आयोग कहते हैं। अब नीति आयोग से क्वेश्चन आया है, तो नीति आयोग के बारे में जानिए। नीति आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को आया। इसके पहले ये योजना आयोग इसको कहा जाता था। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग को ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। याद रखिएगा, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये केंद्र सरकार की एक अधिसूचना से ये जारी हुआ था, तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। ये भी ध्यान रखिएगा कि संवैधानिक गैर संवैधानिक भी पूछता रहता है, तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक सीईओ होते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट करके कि इस वक्त सीईओ कौन है और इसके उपाध्यक्ष कौन है। और इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। जिस राज्य में अगर विधानसभा नहीं है, जैसे केंद्र शासित राज्य में अगर विधानसभा नहीं है, तो उसके उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, इसका मतलब हुआ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है। जिसके अध्यक्ष को हटाने का अधिकार एकमात्र भारत के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष और 65 वर्ष के लिए इनका होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है, ठीक है।
कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे उनको पता है, अनुच्छेद 56 से 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में। उसी में अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं। राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1831 में कहाँ की गई थी? तो देखिए, राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में अंग्रेज़ों के समय हुआ था। आपको अच्छी तरह पता है 1921 में लखनऊ राजधानी बनी थी। उसके पहले राजधानी जो थी वो इलाहाबाद थी। ठीक है, जिसको आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत कठिन हिंदी में लिखा है कि भूधृति की एक प्रणाली, मतलब भू धारण करने की एक प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, लेकिन यह एक पूरी तरह से जमींदारी प्रणाली थी। ठीक है, जमींदारी प्रणाली थी, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस वक्त हटा दिया गया। और संविधान के अनुच्छेद 19F, ये भी याद रखिएगा, 19F को हटा दिया गया था। 19F में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया था? तो जनहित याचिका, जिसको आम तौर पे हम लोग PIL कहते हैं, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये यूपी पुलिस में इसका फुल फॉर्म आ चुका है। 1985 में ये शुरू हुआ था, 1985 में। इसमें होता यह है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो इसी को PIL कहते हैं। भारत में 1985 में शुरू हुआ था। PN भगवती जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे, और VR कृष्ण अय्यर थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में है, हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अवधि क्या है? आपको पता है उस वक्त जब एग्ज़ाम ये हो रहा था, तो उस वक्त सरकार ने क्या किया था कि कृषि कानून पास किया था, बाद में सरकार ने वापस ले लिया था। तो अब ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, अब इसका कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं। ठीक है, आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारिती कहा जाता है? ठीक है ना, निर्धारिती में देखिए, निर्धारिती में क्या होगा कि समूहन होना चाहिए। तो एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी और व्यक्तियों का निकाय। तो आंसर इसका तीनों होगा। ठीक है, आयकर अधिनियम थोड़ा बहुत जानना होगा। देखिए, अभी हाल ही में सरकार ने ना आयकर अधिनियम 1961 में बदलाव किए हैं, संशोधन किए हैं, और नया अधिनियम आया है, तो आपको उसको पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित क्या है? तो देखिए, NSA 1980 में पारित हुआ था भारत में। ठीक है, 1980 में भारत में पारित हुआ था। इसको हम लोग NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। ठीक है, या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। इसका सिंपल सा बात है कि इसमें निवारक निरोध है। निवारक निरोध यानी किसी को अपराध करने से पहले ही रोक लेना। ठीक है, तो अब आपसे हम पूछते हैं कि किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक निरोध है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में वैध, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निष्क्रिय
इच्छा मृत्यु को वैध बनाया। अब देखिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। इच्छा मृत्यु का मतलब क्या हुआ, इच्छा मृत्यु का मतलब ये हुआ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो बीमार हैं और लंबे समय से बीमार हैं, कोमा में हैं, वो बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, ना तो वो कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बस दवा पे उनको ज़िंदा रखा गया। तो ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया कि इन लोगों को मतलब इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनको हटा दिया जाए। तो उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब उनका जीवन ही उनकी मृत्यु से भी ज़्यादा मतलब दर्दनाक है, चाहे दर्द में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सबसे पहले ऐसा निर्णय इच्छा मृत्यु से संबंधित दिया था कि उसको हम लोग निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारतीय संघ, ठीक है। देखिए बनाम वाला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली हर शिफ्ट में आया था, तो फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा क्या आएगा, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो इसको कैसे याद करें, तो जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम अलग से लिखवाते जा रहे हैं किस अनुच्छेद पे सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, अगर ऐसा होगा तो हम पीडीएफ बना के एक से एक जितना संभव हो सकता है हम बता देंगे, ठीक है। बनाम वाला ज़रूर तैयार करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अब बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, उससे पहले हम आपसे दो क्वेश्चन करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन प्लासी का युद्ध कब हुआ था और दूसरा क्वेश्चन इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बक्सर का युद्ध से पहले हम आपको बताते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था 1757 में। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। अब क्या हुआ कि जो मीर जाफ़र को बनाया गया था, मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, फिर मीर कासिम को बनाया गया। तो मीर कासिम ने क्या किया, अवध के नवाब, बंगाल का वो तो खुद ही नवाब था, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय था उस वक्त मुग़ल सम्राट, ये तीनों मिलकर एक गठजोड़ बनाए और अंग्रेज़ों को 1764 में अंग्रेज़ों को बुलाए और वहाँ दोनों के बीच अंग्रेज़ और तीनों संयुक्त सेनाओं का युद्ध हुआ, जिसमें 1764 में तीनों जो गठजोड़ था तीनों लोगों का वो पराजित हुआ, अंग्रेज़ विजयी हुए। और 1765 में अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय से 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन, 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए 2020 का शांति नोबेल छोड़ दीजिए, अब 2020 तो आना नहीं है, आप हमको बताइए 2024 का और 2025 का दोनों शांति का नोबेल किसे दिया गया था, ठीक है। अभी हाल ही में 2025 का शांति नोबेल बटा हुआ है, आपको पता है ट्रम्प को लेकर बहुत विवाद था और ट्रम्प के ही एक अनुयायी को मिला है, उसका देश का नाम बता दे रहे हैं हम, वेनेजुएला की रहने वाली एक महिला को 2025 का शांति का नोबेल मिला है। 2024 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो जापान की एक संस्था है, उसको निहान हिडांक्यो कहा जाता है, निहान हिडांक्यो को मिला है। तो ये क्वेश्चन इस समय रिलेवेंट नहीं है, लेकिन 24 और 25 का नोबेल पुरस्कार शांति का देख लीजिएगा। और सिर्फ शांति का नहीं, इस वक्त जो भी नोबेल पुरस्कार बटा है 24 और 25 में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हम जानते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होता है याद करना, लेकिन अगर आप लोग देख लेंगे तो जब ऑप्शन सामने आएगा तो वो क्लिक करने लगेगा कि अरे ये है, ऐसे है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजमन्नार कमेटी, जो अगला क्वेश्चन आपका है कि राजमन्नार समिति को कैसे नियुक्त करते हैं। राजमन्नार समिति से पहले आपको 3 समिति एकदम याद रखना है, राजमन्नार कमेटी, दूसरा हो गया सरकारी आयोग, तीसरा हो गया पुंछी कमेटी। तो राजमन्नार समिति तो 1969 में मतलब इसको बनाया गया था, गठन किया गया था, और सरकारी आयोग 1983 में गठन किया गया था, 1983 में सरकारी आयोग, ठीक है। और पुंछी कमेटी 2007 में बनाया गया था, 2007 में। इन तीनों का संबंध किससे था, इन तीनों का संबंध भारत में
केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को निर्धारित करने के लिए था। चूँकि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है तो वहाँ केंद्र और राज्य दोहरी सरकार है, तो उन दोनों के बीच संबंध क्या रहेगा, तो ऐसी 3 कमेटियाँ प्रमुख रूप से हैं। राज्य मनोरथ समिति बनाई थी तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। देखिए 8 कोर उद्योग क्या है। 8 कोर उद्योग जो है भारत में 8 कोर उद्योग, इसको बेस माना जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, मतलब औद्योगिक उत्पादन के लिए इसको बेस माना जाता है, जिसमें रिफाइनरी आता है, कोयला आता है, बिजली आता है, पेट्रोलियम आता है, ठीक है, कच्चा तेल आता है, ठीक है, उर्वरक आता है, प्राकृतिक गैस आता है, लेकिन निर्माण इसमें नहीं आता है। तो 8 आपको कोर उद्योग याद करना होगा। ठीक है, 8 कच्चा तेल, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, कोयला, बिजली, ठीक है, ऐसे 8 उद्योग होते हैं। हर महीने इसको जारी होता है ये, और इसको जारी कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको जारी करता है, जिससे पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन की स्थिति पिछले महीने क्या थी भारत में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है। तो रबी फसल क्या होता है, भारत में 3 फसल होती हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद। खरीफ उसको बोलते हैं जो अभी जैसे मतलब जो मानसून के समय बोया जाता है, सबसे प्रमुख है धान, ठीक है, मक्का भी कर सकते हैं, ठीक, फिर मूंगफली भी कर सकते हैं। रबी जिसको जाड़े में बोया जाता है, तो रबी का सबसे प्रमुख फसल है गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। सरसों भी रबी में आता है लेकिन मूंगफली खरीफ में आता है, तो इसलिए गेहूं और जौ सही रहेगा। कपास भी आपका खरीफ में आता है, ठीक है, तो कपास को भी नहीं ले सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा गेहूं और जौ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है, तो इसके लिए अनुच्छेद 110। धन विधेयक क्या होता है, ऐसा विधेयक जिसका संबंध वित्त से होता है। इसको केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, राष्ट्रपति के अनुमति से पेश कर सकते हैं, और इसको धन विधेयक है कि नहीं ये निर्धारित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। सबसे पहले इसको लोकसभा में ही पेश किया जाता है। जब लोकसभा में ये पास हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसको केवल 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया तो मान लिया जाएगा ये पास हो गया है। ठीक है, तो राज्यसभा का इसमें कोई अधिकार नहीं होता है, केवल सलाह देने के लिए। अब वो भी सलाह लोकसभा मन करे तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। ठीक है, तो इसमें 110 केवल और केवल धन विधेयक जो है लोकसभा से संबंधित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौता 1900 अभी हम आपको बता रहे हैं 1988 में भारत ने किया था। इसमें होता क्या है कि हम लोग अपने परमाणु प्रतिष्ठान की जानकारी उनको देते हैं और वो लोग अपनी परमाणु प्रतिष्ठान की जानकारी भारत को देते हैं। ऐसा 1988 से चला आ रहा है। तो इसको दिया था किसने, इसको भारत ने किसके साथ किया है, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ ये समझौता किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया था। ठीक है, तो 21 से 18 किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 पेपर में आ चुका है कि कब किया गया, 1989 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से, अब देखिए जैसे यहाँ था केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 है, वैसे ही राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग आम बोलचाल में बजट के नाम से जानते हैं, तो राज्य का बजट किस अनुच्छेद में है, तो राज्य का बजट जो है, ठीक है, राज्य का जो बजट है वो किस में है, तो राज्य का बजट अनुच्छेद बता रहा है, अनुच्छेद 202 में, अनुच्छेद 202 में है। ठीक है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था, हाल ही में इनकी मृत्यु भी हुई है 1-2 साल के अंदर, डगलस एंजल बॉट ने। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि,
ठीक है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसके आगे सोचना ही नहीं है, यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बताइए कौन सी ऐसी शरीर की ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? कमेंट करके बताइएगा लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होती है भारत में? तो अखिल भारतीय सेवाएं भारत में 3 होती हैं। एक है IAS, ठीक है, एक है IPS और तीसरा है IFS। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, जिसको 1966 में बनाया गया था। और भारत में अखिल भारतीय सेवा केवल राज्यसभा ही बना सकती है, ठीक है, राज्यसभा ही बना सकती है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा भाग 14, अखिल भारतीय सेवा भाग 14, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। ये संविधान में न्यायालय ने, या यह सिद्धांत किस लिए कहा जाता है? तो बहुत ईजी था, इसको हमको लग नहीं रहा कोई गलत किया होगा। पॉल्यूटर माने होता है गंदगी फैलाने वाला, प्रदूषण फैलाने वाला। तो इसका उत्तर ए होगा, 64 का ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 65वां नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। अलीगढ़ आंदोलन शिक्षा से संबंधित था और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, भारत में बाल लिंगानुपात को किस प्रति हजार में दिखाया जाता है? आपको पता है महिलाओं की संख्या किस वर्ष में दिखाया जाता है? तो 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, याद रखिएगा, 0 से 6 वर्ष में बाल लिंगानुपात में दिखाया जाता है। अब आपसे पूछते हैं भारत में बाल लिंगानुपात है कितना? कमेंट करके बताइएगा लोग, भारत में बाल लिंगानुपात कितना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, CERT का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए CERT हमेशा पेपर में आता है, हमेशा न्यूज़ में आता है, इसको IN भी इसके साथ जुड़ा रहता है, IN, ठीक है, IN। तो इसको 13 भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये भारत में साइबर सुरक्षा कवच है, भारत का साइबर सुरक्षा कवच है। तो कोई भी साइबर अपराध, भारत में साइबर हमला होता है तो इसकी प्रथमतः प्राथमिक तौर पे यही उसको रोक लगाता है। तो इसको बहुत इजी था, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसको बोलते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। अगले, वेल्ड घास। अब देखिए वेल्ड हो गया, पुस्टाज हो गया, ठीक है, इस तरह प्रेरी हो गया, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब घास भूमि कहाँ है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि शीतोष्ण घास भूमि कौन है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि क्या है। तो ये सब दिया हुआ है, अगर आप लोग सिर्फ बुक पढ़ेंगे GS का तो सारा उसमें दिया हुआ है। तो शीतोष्ण घास भूमि वेल्ड है और ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? देखिए सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था राजा राम मोहन राय ने, उनके ब्रह्म समाज ने, लेकिन उसको समाप्त कौन किया था ये पूछ रहा है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, सभी लोग जानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते व्यभिचार को अपराध मुक्त किया था किस वाद में? तो कहे ना वाद, देखिए दूसरा वाद आ गया एक ही पेपर में। तो ये था जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद, जिसमें व्यभिचार को अपराध मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी? तो दमन वृक्षारोपण प्रणाली, अब देखिए देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन किस चीज़ का पेड़ लगाना? नील का पेड़ लगाना था। तो नील के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया कहाँ था? चंपारण में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा चंपारण। अगले क्वेश्चन में, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, ना कि वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध, ठीक है। तो इसका देखिए क्या था ना कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब गया अनुच्छेद 21 का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल
कार्यकारी मतलब जो सरकार अगर कोई काम कर रही है तब इस पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन अगर सरकार कानून बना के काम करेगी तब रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो ऐसा न्यायालय ने 1950 में ये निर्णय दिया था AK गोपालन मामले में। देखिए तीसरा वाद आ गया, एक ही पेपर में तीसरा वाद आ गया 1950। बाद में इसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और केशवानंद भारती बाद 1973 में उन्होंने दिया कि नहीं, वैधानिक और कार्यकारी दोनों के खिलाफ विरुद्ध अनुच्छेद 21 जो है मौलिक अधिकार संरक्षित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? व्हाट्सएप की कौन सी कंपनी मालिक है? ठीक है, तो व्हाट्सएप की कंपनी मालिक है फेसबुक, और अब इसको हम लोग मेटा के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, हमेशा ट्रम्प बयान देते रहते हैं, टिकटॉक का मालिक कौन है? बताइएगा लोग, टिकटॉक का मालिक कौन है? ठीक है, टिकटॉक का कमेंट करके बताइएगा लोग। राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? देखिए भारत में 2 निर्वाचन आयोग, एक है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में है, फिर उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग होता है अनुच्छेद 243 के में। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग केवल चुनाव कराता है स्थानीय, यानी नगर पालिका का, पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबका चुनाव कराता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग केवल और केवल पंचायतों का और स्थानीय निकायों का, नगर पालिका का, नगर निगम का। ठीक है, तो इसको नियुक्त करते हैं उस राज्य के राज्यपाल। ठीक, भारत में वर्तमान में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं? अभी कुछ देर पहले ही हम आपको बताएं कि भारत में केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अच्छा बताइए, किसने भारत की सिविल सेवा को स्टील फ्रेम कहा था? भारतीय सिविल सेवा को या अखिल भारतीय सेवाओं को स्टील फ्रेम, लोकतंत्र का स्टील फ्रेम की संज्ञा किसने दी थी? बताइएगा लोग, क्योंकि ये आ चुका है पेपर में। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख एजेंसी है? इन्वेस्ट इंडिया, यानी भारत में इन्वेस्ट कराना है तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता तो आपके सिलेबस में है मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम में कि अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है मोटर चलाते हुए तो उस पर 1000 का जुर्माना लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? यानी बार बार वो भूलता है, उसको भूलने की बीमारी हो जाती है। ये तंत्रिका तंत्र में विकार आने से ज़्यादातर बूढ़े लोगों में ये होता है ये बीमारी। तो ये बीमारी जो है, ये बीमारी अल्जाइमर रोग के कारण होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार कर लिया। तो लड़की दिखा रही है कि मेरे पास जमानत आदेश है, लेकिन फिर गिरफ्तार भी कर रहा है, हवालात में उसको निरुद्ध कर दे रहा है। तो पुलिस अधिकारी किस लिए दोषी होगा? तो भाई वो अनधिकृत रूप से कारावास में डाल रहा है, तो अनधिकृत कारावास इसका आंसर होना चाहिए। समाजवादी शब्द को किस वर्ष भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक उसमें समाजवादी था, एक अखंडता था, एक पंथ निरपेक्षता था। 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, तो 1976 इसका उत्तर सही होगा। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, और पहला वीडियो है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ कमी तो होगी, तो आप लोग कमेंट करके कमी बताइएगा और ये भी बताइएगा हम लोग इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हम पहले 2021 का जितना भी पेपर में आया हुआ है जीएस, 2017 में जितना जीएस आया है सबको हम ऐसे ही रिवीजन आपका करा देंगे, और साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो भी बताते रहेंगे, जिससे आपका जीएस अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर 30 प्लस जीएस में आ गया तो 120 प्लस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमको ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करके। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।